दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। दोस्तों, सरकारी गजट उत्तर प्रदेश का आप लोगों को हम ये दिखाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। इसमें देखो, लखनऊ से जारी हुआ था बुधवार के दिन 18 नवंबर 2020 को। इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, वो सब आप देखिए। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, इसमें है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निकला है बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग यानी आपके विभाग के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इसको हम ध्यान से पढ़ रहे हैं, आप लोग भी जरा ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, चूंकि सेवाएं या प्रसुविधा या राज्य सहायता प्रदान करने के लिए पहचान दस्तावेजों के रूप में आधार का उपयोग किए जाने से सरकारी परिधान प्रक्रियाओं में सुगमता होती है, पारदर्शिता एवं दक्षता आती है और लाभार्थी इस बात के लिए समर्थ हो जाते हैं कि वे किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने के लिए बहुविकल्पी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता या निराकरण करते हुए सुविधापूर्वक और अबाध रूप से सीधे अपना हक प्राप्त कर सकें। इनका यहां पर साफ साफ शब्दों में कहना है कि देखो, आधार कार्ड के जरिए जो भी दस्तावेज जहां पर मांगे जाते हैं, उनमें आधार कार्ड जब मांग लिया जाता है तो जो भी लाभार्थी होते हैं उनको भी सुविधा होती है उन चीजों को देने में, और दस्तावेज होंगे तो उनको समझने में, उनको देने में काफी दिक्कतों का सामना लाभार्थी को करना पड़ेगा। तो हर एक चीज में जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है आधार कार्ड मांग लेती है, शामिल कर देती है एक आईडी के रूप में, ताकि देने वाले को भी कोई दिक्कत ना हो। वो समझ भी जाएंगे एक ही बार में क्या लग रहा है, आधार कार्ड लग रहा है, बस पहुंच जाइए, बस पहुंच गए, सुविधाएं मिल जाती हैं। इसीलिए हर जगह आधार कार्ड भी लगता है। और इससे एक और फायदा है, डबल डबल आधार कार्ड जैसे मान लीजिए जारी नहीं है तो यहां पर बहुत आसानी से जो है ये डबल डबल वाला जो सिस्टम रहता है फर्जी वाला, वो भी खत्म हो जाता है। अब इसमें लिखा है, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस योजना यानी आंगनबाड़ी सेवाएं, इनके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं, इनके लिए और एक सार्वभौमिक जो है स्वयं जो है चयन योजना के अंतर्गत संचालित कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित किए जाने वालों को, जैसे कि 6 सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो दी जाती हैं, यानी जो प्रदान की जाती हैं, उनमें आपकी पहली है अनुपूरक पोषाहार की, ठीक है। दूसरी है अनौपचारिक प्री स्कूल शिक्षा की। देखो, पहली हो गई अनुपूरक पोषाहार की, दूसरी है अनौपचारिक प्री स्कूल शिक्षा की, तीसरी है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा की इसी में, और उसके आगे है चौथी टीकाकरण की। तो जो भी टीकाकरण के कार्यक्रम होते हैं स्वास्थ्य विभाग के साथ में, एएनएम आशा के साथ में, वो भी आप लोगों के लिए मुख्य सेवाओं में गिना जाता है, यह आपका काम होता है। आगे है स्वास्थ्य जांच और जैसे आपका है रेफरल सेवाएं, और इन सेवाओं में से टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सार्वजनिक जो है स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे द्वारा प्रदान की जाती हैं। और चूंकि उपरोक्त अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदान किया जा रहा है, उसका आवर्ती व्यय उत्तर प्रदेश की समेकित निधि से उपगत है। आगे आपको ले चलते हैं, इस गजट में और क्या दिया हुआ है इसको भी समझिए। इसमें कहा जा रहा है, अतएव अब आभार वगैरह लिखा हुआ है, सॉरी यहां पर शायद साफ दिखाई नहीं दे रहा, आभार है या आधार है पता नहीं, आगे पढ़ते हैं शायद कुछ अनुमान लग जाए। लिखा है, वित्तीय एवं अन्य राज्य सहायता प्रसुविधाओं तथा सेवाओं का लक्षित परिधान लिखा हुआ है, अधिनियम 2016, और अधिनियम जो है यहां पर 2016 वाला एक जो है वो भी बोला गया है। इसमें देखिए आगे और धारा वारा सब लिखी गई हैं, उनके जो है संबंध में बोला जा रहा है। आगे देखिए कहा जा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदत्त अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम की जो उपलब्धता है, उसके लिए जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनमें जो है यहां पर उनसे आधार संख्या, आधार करने का सबूत उपलब्ध कराने का, आधार अभिप्रमाणन वगैरह करने की अपेक्षा वगैरह भी की गई है। अब आगे है दूसरा, आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदत्त अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम की उपलब्धता के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति जो आधार संख्या धारित ना करता हो अथवा अभी तक आधार के लिए नामांकन ना किया हो, उससे जो है युक्त योजना हेतु रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्व अपने माता पिता या संरक्षक की सहमति के अध्याधीन आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा की जाएगी। परंतु यह है कि उस जो है उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो, और ऐसे बच्चों को आधार नामांकन कराने हेतु किसी आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा। आधार नामांकन केंद्र की जो सूची है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट जो आपकी है www.uidai यानी उदय
UPI करके होता है .gov.in पर जो है उपलब्ध रहती है। इसी के माध्यम से आधार की सारी जो भी आप लोग देखते हो, चाहे ऑनलाइन करने वाला हो, चाहे करेक्शन करने वाला हो, चाहे आप दोबारा जो है मंगवाएं उसके लिए आप करें, जो भी करेंगे सब यहीं से होता है। तो आगे देखिए अगला है आधार नामांकन और अद्यतन नियमावली 2016 के विनियम जो है 12 के अनुसार विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी यानी अभिकरण के माध्यम से लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि कोई आधार नामांकन केंद्र संबंध ब्लॉक यानी विकास खंड अथवा तालुक या किसी तहसील में स्थित है तो अपनी जो है कार्यान्वयन एजेंसी अभिकरण के माध्यम से विभाग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI वगैरह के विद्यमान रजिस्ट्रार वगैरह के साथ या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर समन्वय में जो है सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा। आगे है परंतु जब तक बच्चे को आधार और समुन्निवेशित वगैरह नहीं किया जाता है तब तक उक्त योजना के अधीन लाभ ऐसे बच्चों को दिए जाएंगे जो निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रस्तुति के अधीन वगैरह होंगे। अर्थात देख लीजिएगा, कहा जा रहा है अगर देखो प्रथम दृष्टया आधार होना जरूरी है, अगर नहीं जिनका बना है उस सिचुएशन में उनको जो लाभ है वो तो मिलता रहेगा। ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा काफी प्रारूप आते हैं आंगनबाड़ी बहनों जिसमें उनके बच्चों के मां बाप का भी आधार लग जाता है। अब इस संबंध में नीचे देखिए इस गजट में क्या कहा गया था, लिखा है यदि बच्चे का 5 वर्ष की आयु बायोमेट्रिक संग्रहण वगैरह के साथ प्राप्त करने के बाद नामांकन किया गया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची या बायोमेट्रिक अपडेट पहचान पर्ची वो वगैरह और जैसे खामे लिखा निम्नलिखित में से कोई भी हो तो देना, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म का अभिलेख या फिर स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र जिस पर माता पिता के नाम अंकित हों तथा निम्न दस्तावेजों में से जो है कोई एक माता पिता या विधिक संरक्षक के साथ लाभार्थी के संबंध में प्रमाण के रूप में जो मौजूदा योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार हो, अर्थात जन्म प्रमाण पत्र या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म का अभिलेख या राशन कार्ड या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड वगैरह या फिर कर्मचारी राज्य बीमा निगम वगैरह कार्ड या केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना वो वाला कार्ड, साथ ही आगे है या फिर पेंशन कार्ड या फिर जो है आर्मी कैंटीन कार्ड या कोई भी सरकारी परिवार हक प्रवेश पत्र वगैरह अगर है तो वो, या फिर विभाग द्वारा यथा जो है विनिर्दिष्ट वगैरह कोई अन्य दस्तावेज। आगे लिखा है परंतु यह है कि जो है उपरोक्त दस्तावेजों को प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वगैरह के रूप में अभिहित की अधिकारी द्वारा जांच वगैरह भी की जाएगी, किसी न किसी अधिकारी के द्वारा जांच करवाई जाएगी। इसके अलावा देख लीजिएगा योजना के अधीन लाभार्थी को सुविधाजनक रूप में प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए इसके कार्यान्वयन जो है अभिकरण के माध्यम से विभाग या सुनिश्चित करने के लिए समस्त दस्तावेज अव्यवस्था करेगा कि मीडिया के माध्यम से लाभार्थी को उक्त आवश्यकता से अवगत कराने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी इसके लिए किया जाएगा। इसके आगे तीसरा पॉइंट इन्होंने अपना डाल करके रखा है वो भी देख लीजिएगा, समस्त मामलों में जहां लिखा हुआ आधार प्रमाणीकरण लाभार्थी के खराब बायोमेट्रिक्स वगैरह के कारण या जो है अन्य किसी कारण से विफल हो जाता है निम्नलिखित जो है उपचारात्मक वगैरह तंत्र को अपनाया जाएगा, जैसे खराब फिंगरप्रिंट वगैरह गुणवत्ता के मामले में प्रमाणीकरण किए गए स्कैन या फेस प्रमाणीकरण मुक्त सुविधा अपनाई जाएगी और विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से अबाध रीति से जो है प्रसुविधाएं के प्रदान के लिए स्कैनर या फिर फेम प्रमाणीकरण के साथ साथ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए उपलब्ध वगैरह कराएंगे। साथ ही यदि फिंगरप्रिंट या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन या फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं है तो जहां तक संभव हो यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम जो है बेस्ड वन टाइम पासवर्ड द्वारा जो है सीमित समय वैलिडिटी के साथ जो है अनुज्ञेय वगैरह अधिप्रमाणन वगैरह की पेशकश की जाएगी। साथ ही साथ अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के अधीन लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं जिनकी प्रमाणिकता को आधार पत्र पर मुद्रित और जो है त्वरित प्रक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। और जो है यहां पर लिखा हुआ क्विक वगैरह रिस्पॉन्स कोड रीडर की आवश्यक वगैरह व्यवस्था विभाग द्वारा
अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी। चौथा पॉइंट है कि उपयुक्त में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने या आधार नंबर रखने के साक्ष्य प्रस्तुत करने, या बच्चे के मामले में जिसे कोई आधार संख्या नहीं सौंपी गई है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में विफल होने की स्थिति में योजना के अधीन लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका लाभ प्रस्तर 1 के उप प्रस्तर 3 के, परंतु जो है ऐसे सब लिखा हुआ है, फिलहाल ये काम का नहीं है। तो आप लोगों ने इसमें जाना है, इस वाले गजट में जो उत्तर प्रदेश में निकला है, ये आधार को लेकर के और आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं, लाभार्थी हैं, उनके लिए आधार को लेकर के नियम कायदे दिए हुए हैं। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। एस राधा चौहान है, अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश में, उनके द्वारा ये एक सरकारी गजट उत्तर प्रदेश में निकला था जो आप लोगों को हमने दिखाया। अब अगला एक सरकारी आदेश देखिए, उत्तर प्रदेश के निदेशालय से है, लखनऊ से निकला है, 31 दिसंबर को यह निकला है। यहां पर समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीपीओ को लेटर भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि अनुपूरक पुष्टाहार वितरण में लक्ष्य अनुरूप आधार संख्या धारित करने का दिशा निर्देशानुसार कार्य प्रतिपादित कराएं तथा कृत कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की सूचना ईमेल आईडी वगैरह दी हुई है उस पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे तदनुसार शासन को वस्तुस्थिति को अवगत कराया जा सके। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई पुष्टाहार वितरण उपरांत आदेश से भिन्न किया जाता है तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाएगा। ऐसे करके जो है यहां पर अरविंद कुमार चौरसिया जी हैं, अपर निदेशक है उत्तर प्रदेश प्रशासन में, उनके द्वारा एक ये लेटर निकला है। इसके अलावा गीता मौर्य बहन है देवरिया में, और वहां पर दाल का उन्होंने वितरण किया है, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपना ये भेजी हुई है। इसके आगे दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं, एक देखिए एक और ये मैसेज आया है, सोमवती शर्मा बहन है, कुछ प्रारूप उन्होंने भेजे हैं। कानपुर नगर से डीपीओ ने एक लेटर निकाला है 30/12 को, यानी 30 दिसंबर को। अब इसमें क्या है वो देखिए, प्रथम गुरुवार दिनांक 7 जो है जनवरी, अभी आएगी ना 7 जनवरी 2021, तो 7 जनवरी 2021 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक प्रस्तावित है आपके कानपुर नगर में, जिसमें कई बिंदुओं पर विभागीय समीक्षा की जाएगी। और यहां पर देख लीजिएगा आपकी एक जो है अत्यावश्यक बैठक दिनांक 4 तारीख को, जो कि जो है कल है 4 जो है जनवरी को अधो हस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में जो है 11 बजे बताया जा रहा है, वहां पर बैठक आहूत की गई है। तो आप यहां पर देखिए, हम सीधा आपको बैठक के बारे में बता रहे हैं, इसमें क्या क्या ध्यान देना है। एक तो पॉइंट यह पड़ा हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्र भवनों एवं पोषण वाटिका का क्षेत्रीय मुख्य सेविका के माध्यम से आगामी दिवसों में सत्यापन कराते हुए संबंधित पोषण वाटिका एवं आंगनबाड़ी केंद्र भवन की निम्न प्रारूप पर सूचना एवं फोटोग्राफ्स मांगे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो लेटर निकला है डीपीओ के द्वारा, जिसमें कहा जा रहा है कि वहां की सुपरवाइजर जाएंगी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी के वहां और सभी चीजों का अपना ध्यान रखेंगी, ये प्रारूपों पर वो सूचना एकत्र करेंगी। जैसे पहला प्रारूप है आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण संबंधी प्रारूप, जिसमें परियोजना का नाम का कॉलम है, ग्राम का नाम का कॉलम, संबंधित केंद्र का नाम का कॉलम, संबंधित कार्यदायी संस्था का नाम का कॉलम, केंद्र निर्माण की स्थिति कैसी है यानी वर्तमान में स्थिति कैसी, और अभियुक्ति का एक कॉलम। इसके आगे पोषण वाटिका संबंधी भी एक प्रारूप आया है, जिसमें क्रम संख्या का कॉलम, ऊपर देखो परियोजना का नाम सब में पड़ेगा, इसमें ग्राम का नाम का कॉलम, पोषण वाटिका स्थल का नाम क्या है और पोषण वाटिका बनी है कि नहीं बनी है, बीज पौधारोपण की स्थिति वहां की कैसी है, पोषण वाटिका में पौधों की नाम पट्टियां जो है वो क्या वहां पर रखी गई है कि नहीं है, और आपकी फेंसिंग वगैरह की स्थिति वहां पर कैसी, फिनिशिंग शायद हो या पता नहीं क्या है, और साथ ही लिखा हुआ पौधों के सिंचाई की स्थिति वहां पर कैसी है। तो पोषण वाटिका की जो वर्तमान स्थितियां हैं उनको लेकर के इन प्रारूपों पर सूचना सुपरवाइजर एकत्र करेंगी, आप सबसे वहां पर देखेंगे आगे। अगला देखिए, कुपोषण के निवारण हेतु कन्वर्जेंस विभागों के माध्यम से अति कुपोषित बच्चों के परिवारों को उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सुविधाओं के संबंध में भी एक प्रारूप जारी है। इसमें माह सितंबर 2020 में कुल 0 से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या एक कॉलम बना हुआ है। माह सितंबर 2020 में चिन्हित कुल अति कुपोषित बच्चों की संख्या का कॉलम है। साथ ही संबंधित माह लिखा हुआ सितंबर से दिसंबर 2020 तक के लिए। साथ ही अति कुपोषित बच्चों के परिवारों की आर्थिक स्थिति कैसी है, आवश्यक सुविधाओं का विवरण वहां पर भरना है। राशन कार्ड जो है तो भरना है, नहीं है तो आवश्यकता को लेकर के भी भरना है। साथ ही जॉब कार्ड है कि नहीं है, नहीं है तो आवश्यकता है कि नहीं है वो भी स्थितियां भरनी है। शौचालय के लिए भी है कि नहीं है और आवश्यकता है तो उसके लिए भी भरना है। और लिखा है जिन्हें उक्त सुविधाओं की आवश्यकता है उनकी सूची अलग अलग तैयार कर बैठक में साथ लाएं। मतलब जिनको आवश्यकता है इन चीजों की, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, शौचालय की, तो उनकी जो है अलग से बनेंगी। आगे देखिए और आपको दिखाते हैं, अगला एक और ये आया, चिन्हित अति कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच की स्थितियां भी देखने
कितनी है। ग्रामीण क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए ये वाला प्रारूप है जिसमें है कुल चिन्हित अति कुपोषित सैम मैम बच्चों की संख्या, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच कराए गए बच्चों की संख्या, साथ ही जांच में पोषण पुनर्वास केंद्रों को संदर्भित बच्चों की संख्या, साथ ही पोषण पुनर्वास केंद्र पर स्वास्थ्य जांच कराए गए बच्चों की संख्या, जांच में भर्ती कराने हेतु प्राप्त चिकित्सकीय परामर्श की संख्या कितनी है, भर्ती कराए गए बच्चों की संख्या कितनी और अभियुक्ति का कॉलम। इसके अलावा देखिए शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं में भी ये चलेगा। शहर प्रथम व शहर द्वितीय के लिए है कुल चिन्हित अधिक कुपोषित जो है मैम व सैम बच्चों की संख्या, पोषण पुनर्वास केंद्र पर स्वास्थ्य जांच कराए गए बच्चों की संख्या, जांच में भर्ती कराने जो है हेतु प्राप्त चिकित्सकीय परामर्श की संख्या, भर्ती कराए गए बच्चों की संख्या और अभियुक्ति का कॉलम। इसके आगे है कन्या सुमंगला योजना के फॉर्म को लेकर के भी आपके वहां चेकिंग करने सुपरवाइजर आपकी आएंगी। प्रारूप नंबर 1 है, इसमें लिखा है परियोजना का नाम, पात्र लाभार्थी की संख्या, गत माह तक ऑनलाइन आवेदन कराए गए लाभार्थियों की संख्या, वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन कराए गए लाभार्थियों की संख्या और कुल संख्या। इसके अलावा प्रारूप नंबर 2 है, इसमें है परियोजना का नाम और परियोजना के अंतर्गत 1 जो है 4/2018 के पश्चात जन्मी कुल पात्र लड़कियों की संख्या लगभग 2 वर्ष जो है 9 माह तक की जो भी है उन सब की संख्या। परियोजना अंतर्गत 1 से जो है यानी 1/4/2018 के पश्चात जन्मी लड़कियों की संख्या जिनका टीकाकरण पूर्ण हो गया है। इसके अलावा कॉलम 3 के सापेक्ष कितनी लड़कियों की सूची स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई गई है उनकी संख्या, अवशेष की संख्या यहां पर भरनी है। इसके अलावा है ड्राई राशन के अंतर्गत दाल वितरण की स्थिति भी वहां पर आकर के सुपरवाइजर चेक करेंगे, ये प्रारूप है। क्रम संख्या का कॉलम, विकास खंड का नाम का कॉलम और आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या जिन पर राशन का वितरण कराया जा रहा है, साथ ही केंद्रों की संख्या जहां दाल का वितरण कराया गया है, साथ ही अवशेष केंद्रों की संख्या जहां दाल का वितरण किया जाना है। ऐसे करके इंद्रपाल सिंह हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर नगर में, उन्होंने लेटर निकाला है और अपने वहां की सभी सुपरवाइजरों को निर्देश दिया है कि वो क्षेत्र पर जाएं और इन प्रारूपों पर सूचना एकत्र करें, जाकर के एकत्र करें ये चीजें। तो आज का वीडियो दोपहर का इतना ही रखते हैं, शाम का वीडियो सरकारी बजट को लेकर के आ रहा है। अभी आपने गजट वाला देखा, अभी शाम को आपका बजट आएगा यानी पैसे और राशि के संबंध में, तो प्लीज शाम का वीडियो